हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स। ठीक है, ये क्लास आपकी कंप्लीट रहेगी जून मंथ के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, ये जो पीछे भी जून का मंथ है इसका पूरा करंट अफेयर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है अराउंड 40 पेजेस की है, जो आपके हरियाणा सीईटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा करंट अफेयर के टॉपिक वाइज तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, मतलब एक तरीके से डेली वाला करंट अफेयर हम नहीं करेंगे, मैं आपको कराऊंगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। जैसे आपके सूरजकुंड मेला है, रिपब्लिक डे है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, या कुछ भी जो न्यू हुआ है जिसके ऊपर पूरा टॉपिक बनता है आपका, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो सारा का सारा हम इन वीडियोस में कवर करेंगे, जो जो आपका इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, वो सारा करंट अफेयर्स हम इन वीडियोस में पढ़ लेंगे। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ ऐसे ही मैं टारगेट सेट करके हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके भी स्टार्ट करने वाली हूँ। हरियाणा जीके में जैसे हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हरियाणा की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हरियाणा का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा जैसे अलग से हरियाणा की इकोनॉमी का एक अलग से सिलेबस दे रखा है, वो एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियोस में बने रहिएगा, लास्ट तक चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो अभी इसी मंथ में कंडक्ट हो जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम देखने को आपको मिलेगा। तो आपको जरूर से जरूर अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है और क्लासेस के साथ बने रहना है। अगर आपको लगता है आपके लिए क्लासेस यूजफुल है तभी आप इन क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हरा भरा होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में ना एक बजट को मंजूरी दी गई है जो कि 115.39 करोड़ का बजट है, जिसके तहत आपके हरियाणा को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हरा भरा करने की क्या की जाएगी, स्कीम लाई गई है। ठीक है, हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम की राज्य वन विकास एजेंसी की बैठक में प्रति वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के लिए वार्षिक संचालन योजना को मंजूरी दी गई है। ये यहाँ पर बस यही लिखा गया है कि जो हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं TVSN प्रसाद, उन्होंने क्या ली है, मीटिंग ली है, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें एक बजट पास किया गया जो कितने रुपए का था, 115.39 करोड़ रुपए का था, जो कौन से मिशन के तहत है, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वार्षिक संचालन योजना को इसमें मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आपके चारों तरफ पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। जो कहाँ पर लगाए जाएंगे, शिवालिक एरिया में और इसके साथ साथ आपके मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो शिवालिक में जैसे आपके यमुनानगर है, पंचकुला है और अंबाला है। इसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के 11 जिले हैं उनमें इस मिशन को स्टार्ट किया जाएगा और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, अब मान लो ग्रीन इंडिया मिशन है तो इसका नॉर्मल सा उद्देश्य यही होगा कि हम क्या करेंगे, वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, हमारे कृषि वानिकी को बढ़ावा देंगे, पारिस्थितिकी जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सुधार आ जाए, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी मिली है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमारे यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीन हरा भरा हरियाणा किया जाएगा, जिसमें शिवालिक एरिया में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और मैदानी क्षेत्र के 11 जिलों में पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन कितनी की है, 40,000 कर दी है। पहले शायद 20 या 25,000 के आसपास थी, अब इनकी पेंशन कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। तो हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन कितनी कर दी है, 40,000 रुपए कर दिए। ये आगे मैंने पूरा डिटेल से लिखा है, तो कुछ क्वेश्चंस ना वन लीनियर फॉर्म में लिखे थे, बट आगे उनकी पूरी डिटेल लिखी गई है। तो आप शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, पूरी की पूरी डिटेल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पेंशन कितनी कर दी है, अब 40,000 रुपए कर दी है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, जो आपके एट प्रेजेंट हरियाणा के CM है, CM नायाब सिंह सैनी। ठीक है, इन्होंने मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को 25,000 प्रति माह की जगह 40,000 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। मतलब अभी क्या करेंगे, पहले कितनी पेंशन दी जाती थी, जो भी आपके यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर उनके आश्रित थे, उनके डिपेंडेंट थे, ठीक है,
उनको पहले कितनी पेंशन मिलती थी? 25,000 रुपये पेंशन मिलती थी। आज कितनी पेंशन दी जाएगी उन्हें? कितनी बढ़ा दी गई? 40,000 कर दी टोटल। ठीक है, तो 25,000 से कितनी पेंशन हो गई? 40,000 हो गई है। तो ये किसके लिए है? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब यही पॉइंट है। आपातकाल के दौरान आंदोलन करने वाले और साथ साथ जो हिंदी भाषा के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था उनकी भी पेंशन में क्या किया है? इजाफा कर दिया है। 1 जुलाई से आपातकालीन आंदोलनकारी को 10,000 प्रति माह का इजाफा, और पहले कितने मिलती थी? 10,000 मिलती थी, तो ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब 20,000 कर दी है। तो आपातकाल की सैलरी मतलब जो भी इन्हें पेंशन मिलती थी वो कितनी हो गई? 20,000। इसके बाद हिंदी भाषा की भी जो पेंशन है वो कितनी है? 20,000 है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन कितनी है? 40,000 है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? स्वतंत्रता सेनानी और उनके जो डिपेंडेंट है उनकी पेंशन 40,000, 25,000 से कितनी हो गई? 40,000। इसके बाद आपातकाल वालों को पहले कितनी पेंशन मिलती थी? 10,000, अब कितनी है? 20,000। ठीक है, ऐसे ही हिंदी भाषा की पेंशन कितनी कर दी? 20,000। ठीक है, आ गया समझ में? इससे पहले मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया था? ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमारे यहाँ क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। उसके लिए बजट को मंजूरी दी गई है। कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है? 115 करोड़ रुपए के बजट को। ठीक है, आ गया समझ में ये पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हरियाणा में सीएम शहरी आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित विधवा महिलाएं, घुमंतु जाति से संबंधित गरीब परिवारों के लाभार्थियों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अंत्योदय परिवारों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। अब आप पूछेंगे कि अंत्योदय परिवार कौन से होते हैं? तो अंत्योदय परिवार वो होते हैं जिनकी जो एक तरीके से इनकम है वो 1,80,000 से कम होती है। ठीक है, जिनकी भी आय 1,80,000 से कम होती है वो अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आते हैं। उन्हें सीएम शहरी आवास योजना के तहत क्या दिए गए हैं? 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 30-30 वर्ग गज के प्लॉट के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अंत्योदय परिवारों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो हरियाणा में जो सीएम, सबसे पहली बात क्या है? हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट कौन सी योजना है? ये सीएम। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है ये किस किस के लिए? अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और गरीब परिवारों के लिए। और कौन सी योजना? अंत्योदय परिवारों के लिए। ठीक है, योजना का नाम क्या है? सीएम शहरी आवास योजना। इससे पहले सरकार ने 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए थे, लेकिन अब ये कितने गज के प्लाट दिए हैं? 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? और आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि एक महिला जो थी उससे 30 गज का प्लाट मिला था तो कितनी रो रही थी और सीएम का धन्यवाद कर रही थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो। इसके तहत यहाँ पर ये लिखा है 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को शहरी क्षेत्र में 30-30 वर्ग के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। आ गया समझ? तो अभी हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मत पढ़िएगा, ऊपर वाला मैंने ऐसे लिख दिया था, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए क्या है? खुशखबरी है। तो वो क्या खुशखबरी थी? 31 दिसंबर 2023 तक जिन्होंने आवेदन किया था कृषि ट्यूबवेल का, तो उन्हें क्या सरकार दे रही है? कृषि ट्यूबवेल कनेक्शंस दे रही है। कृषि ट्यूबवेल शिफ्ट करने पर पहले के कनेक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। मतलब जैसे पहले किसी का ट्यूबवेल लगा होगा तो वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, तो पहले का जो कनेक्शन था उसी पर क्या मिल जाएगी? बिजली आपूर्ति की इन्होंने क्या दे दी? अनुमति दे दी है सरकार ने। अब जो है यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक पॉइंट और है, अब अपने कनेक्शन का लोड आप क्या कर सकेंगे? अपनी मर्जी से बढ़ा सकेंगे। किसान यहाँ पर कब तक आवेदन कर सकते हैं? 1 से 15 जुलाई 2024 तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें कहा गया 1 जुलाई से कृषि नलकूपों पर स्वेच्छा से लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मतलब अपनी मर्जी से उन्हें कितना लोड बढ़ाना है उसके लिए वो क्या कर सकेंगे? आवेदन कर सकेंगे। और वो कब तक कर सकते हैं? 1 से 15 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर
मैंने लिखा है सशस्त्र सेना कार्मिक अर्धसेना बलों के 2 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। तो ये सरकार ने इसको क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सबसे पहले इसमें किसका नाम है, सशस्त्र सेना कार्मिक जो रह चुके हैं। इसके बाद अर्धसैनिक बलों के जो 2 शहीद कार्मिक हैं उनके जो आश्रित होंगे उनको क्या मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ते जाने हैं। इसके बाद लिखा है हरियाणा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैंने डिटेल से लिखा है, बस मैंने हेडिंग्स में लिखे थे कुछ पॉइंट, जहां से भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले वो सारे मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में लिख दिए, बाकी सारे डिटेल से आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को स्वतंत्र कनाल 7 मरला भूमि क्या की है, हस्तांतरित की है। तो कितनी भूमि हस्तांतरित की गई है, स्वतंत्र कनाल और 7 मरला भूमि कहाँ पर हस्तांतरित की गई है, श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर है, सिरसा में है। ठीक है, स्टैंप विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली नॉन जुडिशियल स्टैंप या फिर कोर्ट फीस स्टैंप 10,000 रुपए थी पहले, अब ये कितनी कर दी है, बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, आप बस रीड कर लेना इस पॉइंट को। तो स्टैंप का प्राइस कितना बढ़ा दिया गया, 10,000 से 20,000 कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता महीने में 20 दिन तक बढ़ाने की क्या दी है, मंजूरी दी है। तो आपसे पूछ सकता है कितने डेज के लिए भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो आप क्या टिक करेंगे, 20 डेज तक। इसके बाद है HSIIDC को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी आएगा, CET में भी आएगा, HSIIDC। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पढ़ा भी रखा है बट दोबारा से कर लेंगे। तो इसको क्या दिया गया है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड वगैरह इन सब पर काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, जो सरकारी काम करता है, ठीक है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है, उसके लिए उसे कितने ऋण की मंजूरी दी है, 200 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था वीर शहीद सम्मान योजना, ठीक है, तो ये सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति के नाम में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया, वीर शहीद सम्मान योजना। ठीक है, किसके लिए, जो सशस्त्र बल है, जहां पर कोई शहीद हो जाता है तो उनके लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत क्या किया जाएगा, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसका नाम क्या है, वीर शहीद सम्मान योजना। इसके बाद है हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887 में संशोधन करने के, मतलब इसको क्या मिल गया, स्वीकृति मिल गई कि इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ संशोधन करेंगे। तो इसका नाम क्या है, हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा सत्र के दौरान सांसद पद की शपथ ले ली है। आपको पता है हरियाणा के जो पूर्व CM थे मनोहर लाल खट्टर जी, अभी ये क्या बन गए हैं, ये सेंटर गवर्नमेंट में ऊर्जा और आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या ले ली है, शपथ ले ली है, सांसद के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो अभी कौन से सदस्य बने हैं, 18वीं लोकसभा के सदस्य बने हैं, और ये सांसद कहाँ से हैं, करनाल से हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी 25 जून को लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाएगी। तो 25 जून को आपको पता है 1975 में PM इंदिरा गांधी ने इस दिन इमरजेंसी घोषित की थी, और लगभग 2 साल के आसपास आपके देश में इमरजेंसी रही थी। तो बीजेपी ने क्या कहा है कि हम इसमें क्या घोषित करेंगे, इसको ब्लैक डे के रूप में घोषित करेंगे। ठीक है, तो जो बीजेपी पार्टी है उसने क्या कहा है कि इस दिन हम क्या मनाएंगे, ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। जिला स्तर पर भी बनाए जाएंगे ये। आपके हरियाणा के जितने 22 जिले थे, 22 के 22 जिलों में ये कार्यक्रम कब बनाया गया, 25 जून को मनाया गया है। CM सैनी ने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या रामलला के क्या किए, दर्शन किए। ये कहाँ गए थे, अयोध्या गए थे। इसके बाद अभी हाल ही में ये अमृतसर गुरुद्वारा भी जाकर आए हैं। तो CM सैनी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि श्री रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आपको ये पॉइंट क्यों बढ़ा रही हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्योंकि ये ना तीर्थ दर्शन योजना के तहत आता है, और हरियाणा में तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आपके यहाँ पर योजना चलाई गई, जिसके तहत जो आपके हरियाणा के बुजुर्ग होते हैं उनको क्या कराई जाती है, अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। तो इसीलिए आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो तीर्थ स्थलों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देने का लाभ देने का क्या किया है, निर्णय लिया है। पहले ये किसके लिए थी, सिर्फ जो तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्ग लोग थे उनके लिए थी, लेकिन अब जो CM नायब सिंह सैनी है
उन्होंने क्या कहा है कि श्रमिकों को भी इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक थी नदी सरस्वती विषय पर क्या की जा रही है, संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जो आपके सरस्वती बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष की बात करें तो आपके हरियाणा का जो भी सीएम होगा वो क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम है धूमन सिंह किरमिच। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक थी नदी सरस्वती विषय पर क्या हो रही है, संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। किस पर, क्या टाइटल है इसका, एक थी नदी सरस्वती। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकेडमी पंचकुला और कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र के अंडर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हरियाणा तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के अध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच और हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकेडमी के उपाध्यक्ष कुलदीप अग्निहोत्री ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, वक्तव्य दिया होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्पीच दी है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना। तो ये पॉइंट था आपका सरस्वती बोर्ड से रिलेटेड। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें क्या देखने को मिला, एक टाइटल था जिसका नाम था एक थी नदी सरस्वती। इसमें कौन कौन शामिल रहा, हरियाणा साहित्य संस्कृति अकेडमी के जो उपाध्यक्ष हैं अग्निहोत्री जी, इसके साथ साथ धूमन सिंह किरमिच और हरियाणा तालाब जो भी अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा मौजूद रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुकुल और संस्कृत पाठशाला के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आधार पर दी जाएगी। तो सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुकुल और संस्कृत पाठशाला के लिए क्या दी है, वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो वो कितनी दी जाएगी, मतलब जो संस्था में बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं क्लासरूम में, उसके आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपकी कक्षा में 50 से 80 संख्या वाला गुरुकुल है और संस्कृत पाठशाला को राज्य सरकार 2 लाख रुपए प्रति वर्ष मदद करेगी। अगर आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 50 से 80 संख्या वाला गुरुकुल है। ठीक है, अगर वहां पर 80 से 100 की संख्या है तो 3 लाख रुपए, अगर 100 से 200 है तो 5 लाख रुपए, और अगर वहां पर 200 से अधिक है तो 7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, 50 से 80। ठीक है, सबसे पहले 50 से 80 संख्या है तो कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख। अगर 80 से 100 है तो कितने मिलेंगे, 3 लाख। अगर 100 से 200 है तो कितने मिलेंगे, 5 लाख। अगर 200 से अधिक है तो कितने मिलने वाले हैं, 7 लाख। ठीक है, इसके बाद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय के प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिक जो भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर रहे थे उनके लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में क्या किया गया, संशोधन किया गया है। मतलब जो भी आपके ये अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय के जो अंडर आने वाले हैं, जो भी बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जो पेंशन ले रहे हैं, जिन्हें वृद्धावस्था सम्मान पेंशन मिल रही है, उसमें क्या करेंगे, ये संशोधन की इनको मंजूरी दी गई है। संशोधन के अनुसार सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा खाते का कुल योग, वृद्धा भत्ते का कुल योग, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 3000 रुपए प्रति माह या समय समय पर संशोधन के बराबर होगा। योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को 2750 रुपए से प्रति माह बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। तो आपको पता है, मतलब हर साल बढ़ती इंस्टॉलमेंट बढ़ती है, ये तो कितनी हो गई, 2750 से 3000 रुपए। ठीक है, इसके बाद HS नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये HSIIDC। इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम। ठीक है, इसके द्वारा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे का विकास, भूतपूर्व भूस्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ की क्या दे दी गई, मंजूरी दी गई है। ये मैं अभी ऊपर आपको पढ़ा कर आई। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ कि HSIIDC को कितने करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी मिली है, 200 करोड़ ऋण की मंजूरी मिली है। हरियाणा वित्त विभाग ने स्वीकृत ऋण सीमा पर 2% गारंटी शुल्क, समय पर ऋण तथा उपयोग के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ठीक है, ये शायद अलग पेजेस ऐड हो गया है,
तो यहाँ पर ये हमारा अलग यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा है जो HSIIDC है उसको हरियाणा सरकार ने कितने का ऋण प्रोवाइड कराया है, 200 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है। और वो किसके लिए दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, जो भी मुआवजा है, ऋणों का भुगतान करना है, हरियाणा वित्त विभाग ने इसे दिया है। ठीक है, तो हरियाणा वित्त विभाग ने क्या दे दी, इसको स्वीकृति दी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में संवाद केंद्र और किसका उद्घाटन हुआ है, अनुभव केंद्र का। ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च हुई हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए संवाद केंद्र और अनुभव केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, हरियाणा में OBC वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरी में बड़ा लाभ देने के लिए रविवार को नायब सिंह सैनी ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से कितनी कर दी है, 6 लाख रुपए थी। ठीक है, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 8 लाख रुपए। A और B बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका याद रखने का। तो OBC में कितना कर दिया गया, 6 लाख से 8 लाख रुपए। क्रीमी लेयर के लिए है कितना है, ये 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का है। ठीक है, इसके बाद ये गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जो है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, कहाँ पर है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, सिरसा में है। कितने यहाँ पर 77 कनाल और 7 मरला क्या दी है, जमीन दी है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को। ठीक है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिरसा को भी 6 कनाल और 9 मरला भूमि ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, ये याद रख देना है। आपसे इतना पूछा जाएगा कि गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पर है, क्योंकि रिसेंट का टॉपिक रहा है और वैसे भी इसमें इसको जमीन दी गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको इतना याद रखना है, कहाँ पर है, ये सिरसा में है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा चारा बिजाई योजना। ये आपकी 2 साल पहले आई थी गौशालाओं में। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसमें क्या कहा गया है, गौशालाओं हेतु चारा उगाने पर किसानों को सहायता राशि दी जा रही है और वो 10,000 प्रति एकड़ है। अधिकतम कितने पैसे हो सकते हैं, 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। हरियाणा CM ने गुरुग्राम वासियों को क्या दी है, सौगात दी है, जिसमें वो क्या करेंगे, डोर टू डोर इकट्ठा करने वाले 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या दिखाई, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 500 से अधिक अब उनकी संख्या हो चुकी है जो इलेक्ट्रिक वाहन है। तो अकेले गुरुग्राम में कितने जो डोर टू डोर गाड़ियां जाएंगी, 50 इलेक्ट्रिक वाहन जाएंगे। ठीक है, और टोटल कितनी है, 500 से अधिक है। कपड़ा थैला वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की भी क्या की है, शुरुआत की है। तो गुरुग्राम में CM सैनी ने क्या किया है, 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दी है और कपड़ा जो थैला वेंडिंग मशीन होती है और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है उसकी भी शुरुआत की है। और किसके तहत की गई है, स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत। संत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डबल स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, संत कबीर दास जयंती समारोह आयोजन 22 जून 2024 को क्या थी आपके यहाँ पर, संत कबीर दास जी की जयंती थी, शनिवार का दिन था और ये राज्य स्तरीय समारोह रहा था। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, सोनीपत के गोहाना में। ठीक है, घोषणाएं क्या क्या की गई इस दिन, गोहाना में संत कबीर दास जी के नाम पर चौक का निर्माण होगा। एक चौक बनेगा जिसका नाम किस पर रखा जाएगा, संत कबीर दास जी के नाम पर रखा जाएगा। गोहाना में शिक्षा सभा को लाइब्रेरी और लंगर हॉल के लिए 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ गोहाना को हरियाणा का 23वां जिला बनाने के लिए भी जो आपके CM नायब सिंह सैनी है उन्होंने घोषणा की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, अभी रिसेंट 4-5 दिन पहले की ही बात है ये। दयालु योजना के लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि तथा किसानों को क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो दयालु योजना के लाभार्थी जो हैं उनके खातों में क्या जाएगी, सहायता राशि जाएगी, किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके तहत ई क्षतिपूर्ति क्या है, रबी 2024 में क्षतिपूर्ति फसलों के लिए 54,000 किसानों के खातों में एक क्लिक से 133 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। भिवानी कार्यक्रम हुआ था इसका, वहां पर जो CM नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि 2024 में जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा के दौरान कोई भी प्राकृतिक आपदा आई जिससे उनकी फसलें खराब हो गई, उसके लिए जो 54,000 किसान थे उनके खातों में 133 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। ठीक है, ये क्या है, ई क्षतिपूर्ति है। और ये किसके थ्रू होता है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के थ्रू हुआ है।
इसके बाद दयालु योजना की बात करते हैं तो दीन दयालु उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 3,527 दुर्घटनाग्रस्त परिवारों के खातों में 131 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम ने कन्यादान और विवाह सहायता योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और आगे भी इसके चांसेस हैं पूछे जाने के। तो सीएम ने क्या किया, विवाह सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या कहा गया, जो श्रमिकों की बेटियां हैं उन्हें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसके तहत कितनी राशि दी जा रही है, 1,01,000 रुपए। ठीक है, विवाह के 3 दिन पूर्व मिल जाएगी 75% राशि। पहले ये राशि जो है वो बाद में मिलती थी, अब ये क्या कहा गया कि जो विवाह के दौरान जो राशि दी जाती है, विवाह शादी से 3 दिन पहले 75% इंस्टॉलमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक के जो करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं अभी, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार समराइज कराती हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या, इससे आपको याद रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, जैसे चारा बिजाई योजना मैंने आपको पढ़ाई 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 1 लाख रुपए तक अधिकतम हो सकता है। 200 करोड़ किसे मिलेगा, HSIIDC को मिलेगा। हमने क्या पढ़ा, मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ ले ली 18वीं लोकसभा में और वो अभी हाल ही में क्या है, सेंटर में ऊर्जा मंत्री है, उसके साथ शहरी विकास मंत्री भी है। ठीक है, इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिन किसानों की 54,000 किसानों की फसलें खराब हुई थी उन्हें क्या दी गई, 133 करोड़ रुपए की राशि दी गई और वो किसके थ्रू दी गई है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत दी गई है। इसके साथ साथ दयालु योजना पढ़ी हमने। ठीक है, अभी ये क्या बताया, दयालु योजना के तहत जो दुर्घटनाग्रस्त परिवार थे उन्हें क्या दी गई, 131 करोड़ की राशि दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया जिनकी भी इनकम जो है 1,80,000 से कम थी, जो विधवा महिलाएं थी, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो गरीब परिवारों से थे, अंत्योदय परिवारों से थे, उनकी महिलाओं को क्या दिए गए, 30-30 गज के प्लॉट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अभी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसके साथ साथ जो गोहाना है वहाँ पर क्या मनाया गया, संत कबीर दास जी की जयंती मनाई गई और यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं हुई। इस जयंती के समारोह ये कहाँ पर किया गया, सोनीपत गोहाना में। गोहाना को जिला बनाने की भी बात कही गई, 23वां जिला क्या बनेगा, गोहाना बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा के तहत क्या कहा गया, 50 इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए कहाँ पर, गुरुग्राम में। और अब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई होप आपकी इससे रिवीजन भी हो गई होगी जो हमने अभी पढ़ा है। अभी मैं आपको ये स्टार्ट करा देती हूँ, ये भी हरियाणा से रिलेटेड है और इसी मंथ का करंट अफेयर है। तो एक टाइप की मर्ज वीडियो हो जाएगी जिसमें हम बहुत सारा करंट अफेयर एक ही वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन रहेगी हमारी और इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें क्या लिखा है, हरियाणा के किस जिले में हैप्पी कार्ड वितरण की शुरुआत की गई। तो हैप्पी कार्ड्स बांटे गए हैं, तो ये किसके द्वारा वितरित किए गए, सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा। कहां पर वितरित किए गए हैं, करनाल में बांटे गए हैं। इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी लाभार्थियों से बात की है, जैसे फतेहाबाद है, कैथल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, सिरसा और भिवानी है। ठीक है, तो ये इन सभी जिलों में भी लाभार्थियों से इन्होंने बातचीत की है। तो हरियाणा के किस जिले में शुरू किए गए हैप्पी कार्ड, ये किए गए हैं करनाल में। किसके द्वारा, सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा। आपको पता होना चाहिए सीएम नायब सिंह सैनी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, करनाल ही है, क्योंकि करनाल से आपके पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी जी वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और अब वहां से क्या है, वहीं से विधानसभा सदस्य और अब ये क्या है, हरियाणा के सीएम है। ठीक है, करनाल से है ये। और इसके बाद यहाँ पर हैप्पी कार्ड जो है वितरित 1 लाख हैप्पी कार्ड वितरित करने का इनका टारगेट रहा है। अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लक्ष्य लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक के परिवारों को लाभ पहुंचाना है। 7 मार्च 2024 को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना से गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा की बस में ई टिकट कार्यक्रम से स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और योजना के लिए 600 करोड़ का बजट बनाया गया है। ठीक है, पूर्व सीएम जो थे उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसपे ये क्या करा सकते थे, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। और इसके तहत जब इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था तब इन्होंने 10 हैप्पी कार्ड भी वितरित किए थे। अब तक 59,708 लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। हैप्पी कार्ड धारक सामूहिक रूप से 37.88 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। आ गया समझ में? एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है,
हैप्पी कार्ड पढ़े हैं। हैप्पी कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई है? करनाल से। किसके द्वारा की गई? सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके तहत क्या हो गया? हरियाणा रोडवेज की बसों में क्या कर पाएंगे? 1000 किलोमीटर तक यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, ई टिकट सिस्टम जो था उससे स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 7 मार्च 2024 को की गई थी और एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। और उसी दिन क्या कहा गया था? उसी दिन आपके वहां पर क्या हुआ था? मतलब 7 मार्च 2024 को ही उन्होंने 10 जो हैप्पी कार्ड है वो वितरित कर दिए थे। आ गया समझ में? इस पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको पता है आपके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हिम्मत सिंह बने हैं। शपथ इन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें शपथ दिलाई है। और जो हिम्मत सिंह है वो हरियाणा सरकार में पहले असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, यानी कि AAG थे। शपथ समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? चंडीगढ़ में होता है। इन्होंने जगह किसके लिए है? भोपाल सिंह खत्री की जगह ली है। ठीक है, 15 मार्च 2024 को इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। हिम्मत सिंह जो है वो कैथल जिले के रहने वाले हैं और 16 साल तक वकालत की। इन्होंने खेड़ी मटरवा गांव से बिलोंग करते हैं। ये BA LLB LLM कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं 16 साल तक एज अ एडवोकेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ ये डिजिटल इंडिया में भी काम कर चुके हैं। हिम्मत सिंह ई-कस्टडी सर्टिफिकेट पहल, डिजिटल इंडिया अभियान का विकास और कार्यान्वयन का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम किया है। अगर हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करते हैं तो वो 28 जनवरी 1970 को आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका पंचकुला में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? हिम्मत सिंह के बारे में पढ़ाया। हिम्मत सिंह क्या है? आपके HSSC के नए चेयरमैन हैं। ठीक है, इन्होंने जगह किसके लिए? भोपाल सिंह खत्री की लिए। हरियाणा में एज अ AAG थे ये पहले। डिजिटल इंडिया में भी काम कर चुके हैं। कैथल के खेड़ी मटरवा गाँव के रहने वाले हैं। ठीक है, 16 साल तक वकालत कर चुके हैं। अगर HSSC की बात करते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो ये कब बना था? 28 जनवरी 1970 को अस्तित्व में आया था। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध में संक्षिप्त मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। हमने जो ये साइबर सिक्योरिटी होती है या साइबर अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनके नंबरों को ब्लॉक करने में क्या कर लिया? देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह हरियाणा पुलिस की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रोस्पेरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 अप्रैल 2024 तक देश भर में साइबर अपराध में शामिल कुल 5,40,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि हमने उसमें एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर साइबर अपराध में हमने देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर लिया और ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगर पुलिस महानिदेशक की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, हमारे पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर है। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर ठगी कार्यक्रम 1 जनवरी से 31 मई 2024 तक शुरू किया गया था। सबसे ज्यादा ये मामले नूंह जिले में देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में जो आयु सीमा है उसको खत्म करने का क्या कर लिया? फैसला कर लिया है। अब ये जो है पहले 10 वर्ष से कम बच्चे की आयु, मतलब जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है और 65 वर्ष से ज्यादा है, वो भी क्या ले पाएंगे? इस योजना का लाभ ले पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसको शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसान, खेतीहर मजदूर, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूर, कृषि मशीनरी पर काम करने वाले, ठीक है, या फिर जिनकी अंग हानि हो जाती है तो उन्हें 37,500 से लेकर 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है? तो ये कौन सा शहर है? आपका फरीदाबाद है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका DPR जो है वो तैयार कर लिया है। अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में CM नायब सिंह सैनी की हरी झंडी मिलने के बाद ये काम शुरू हुआ है। ठीक है, DPR में जैसे नाहर सिंह स्टेडियम है वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम के चारों ओर एक साइकिलिंग ट्रैक भी बनेगा।
ठीक है। स्टेडियम के लिए 28 एकड़ जमीन ली गई है, जिसमें से 20 एकड़ पर स्टेडियम बनेगा और 8 एकड़ में जैसे अलग कोर्ट बनेंगे, जैसे अलग अलग कोर्ट होते हैं, स्विमिंग पूल है, रनिंग ट्रैक है, ये सब स्थापित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? फरीदाबाद में। आयु सीमा में छूट दे दी गई है, ठीक है। पहले अब यहाँ पर कौन आवेदन कर सकता है? 10 साल से कम वाला भी और 65 साल से ज़्यादा वाला भी, ठीक है। इसके बाद 18वीं लोकसभा के ये चुनाव के बारे में है, ये हमारा पॉइंट 1 सेकेंड, एक बार मैं इसको देख लेती हूँ। ये सारा जो हरियाणा के जो सांसद रहे थे, जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, उनसे रिलेटेड है ये सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। तो एक बार इसको खत्म होने दो, एक बार यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये हम पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में बीपीएल परिवारों को कितने गज का प्लॉट दिया गया है? तो ये कितने गज का प्लॉट मिला इन्हें? 100 गज का प्लॉट दिया गया है। 10 जून को 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 10 वर्ग गज का प्लॉट दिया गया और यहाँ पर 100 गज का प्लॉट दिया गया है। लोगों को प्लॉट और रजिस्ट्री प्रदान करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक योजना बनाई थी और सोनीपत में सभी प्लॉट की स्थिति और रिपोर्टिंग की जाएगी। इन परिवारों का चयन पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ था। तो अभी ये किसके द्वारा वितरित किए गए? हमारे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा इनको वितरित किया गया है, ठीक है। तो 100 गज के प्लाट दिए गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत इसका शुभारंभ हुआ था, परंतु अब 20,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे। मतलब इसकी शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी, उस समय भी ये पूरी नहीं हो पाई थी। 20,000 जो लोग थे उसका लाभ नहीं ले पाए थे। 4 लाख का इसमें चयन हुआ था। एट प्रेजेंट नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत परिवारों को प्लॉट देने का निर्णय लिया है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सोनीपत में हुआ है, ठीक है। सीएम सैनी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो कहाँ से शुरू होता है? सोनीपत से। अगर जमीन नहीं मिली है तो उनके बैंक अकाउंट्स में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत 14,939 परिवारों को मकान मिल चुके हैं तथा हरियाणा में इसके तहत 552 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 7,000 गरीबों को 100 गज के प्लाट कब्जे का कार्ड रजिस्ट्री सौंप दी गई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के सरबजोत ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सरबजोत? ये बिलोंग करते हैं अंबाला से। आयोजन कहाँ पर होता है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन का? जर्मनी में इसका आयोजन होता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने सांसदों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है? तो हरियाणा के 3 सांसद हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ ली है। इसमें से आपके हरियाणा के जो पूर्व सीएम है वो कैबिनेट मंत्री बने हैं और बाकी राज्य मंत्री। हरियाणा में बीजेपी के 5 सांसदों में से 3 ने कल मंत्रिमंडल की शपथ ली। ये आपके हरियाणा के सीएम हैं, इनका पूर्व सीएम थे, करनाल से लोकसभा सांसद, और ये 5 मई 1954 को इनका जन्म होता है रोहतक के निदाना गांव में। 2 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। मोदी की पार्टी के महासचिव रहते हुए हरियाणा के संगठन का काम किया था इन्होंने, ठीक है। अभी ये क्या है? ऊर्जा मंत्री हैं। राव इंद्रजीत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1950 को रेवाड़ी में होता है। 1998 में पहली बार सांसद बनते हैं, 6ठी बार सांसद बने हैं और लगातार 5वीं बार ये मंत्री बने हैं। कृष्णपाल गुर्जर क्या हैं? ये भी राज्य मंत्री हैं। 4 सितंबर 1957 को मेवला महाराजापुर फरीदाबाद में इनका जन्म होता है। 2008 में हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे, लगातार 3री बार मंत्री बने हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की बात करते तो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अभी हाल ही में ये एट प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, हाल ही में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि के निर्देश सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो उनकी जो भी राशि है छात्रवृत्ति है वो क्या उसको उसको दिया जाए, जो पेंडिंग अमाउंट है वो दी जाए। ये किसके अंडर आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए जिनकी आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम है। ये योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की है। 60:40 है। 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा इसमें राज्य सरकार देती है। शुभ्र ज्योत्सा पेंशन योजना के तहत अब तक 15,000 रुपये मासिक पेंशन
दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71,000 की राशि में से 61,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के साथ ही दे दिए जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे। 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जा रहे हैं। मकानों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, श्रमिकों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन और अन्य सह निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए टूल किट, साइकिल योजना, सिलाई मशीन का लंबित पैसा जारी करने के क्या दिए हैं, आदेश दिए हैं। तो हमारे जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो श्रमिकों का जो भी पैसा था, जो टूल किट थी या सिलाई मशीन या जितने भी पैसे लंबित थे, उनको जारी कर दिया जाए। उद्योग और वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा भी वहां पर उपस्थित थे। श्रमिकों की कन्याओं को विवाह राशि शादी से 3 दिन पहले दी जाएगी, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। श्रमिकों के बच्चों को एडवांस छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्य कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तथा चोट पर 2 लाख का प्रावधान है। पंचकुला में किसका उद्घाटन किया जाएगा, जल्द ही डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भिवानी के कितने खिलाड़ी बॉक्सर खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो भिवानी से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हरियाणा के टोटल 4 बॉक्सर खिलाड़ी इसमें गए हैं, जिसमें से भिवानी की 2 बेटियां बॉक्सर शामिल हैं। पहली का नाम जैस्मीन है, जो कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ में भी ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। तथा इसके बाद है प्रीति तंवर। प्रीति तंवर जो है वो 54 केजी में खेलती हैं। बॉक्सिंग का पहला मेडल जो था वो भिवानी से ही आया था, ब्रिजेंद्र सिंह लेकर आए थे और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 में। सेकंड मैरी कॉम और थर्ड लवलीना। पेरिस ओलंपिक जो है वो 27 जुलाई को होने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा कितनी खेल नर्सरी को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है 976 खेल नर्सरी को। 115 खेल नर्सरी जो है वो ग्राम पंचायत की हैं और 278 खेल नर्सरी निजी संस्थान की हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 387 निजी स्कूलों को दी गई हैं। हरियाणा के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होंगे कार्यक्रम, यानी कि जो इंटरनेशनल योगा डे था उस पर सभी जिलों में क्या आयोजित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान आयुष मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि 21 जून 2024 को 10वें इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी चल रही है, यानी कि इस दिन क्या मनाया गया, 10th योगा डे मनाया गया था। 21 जून 2024 को 7 से 8 बजे तक सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर क्या हुआ, योगा डे सेलिब्रेट किया गया। 19 जून को 7 से 8 बजे सभी जिलों के मुख्य कार्यक्रम के लिए जो रिहर्सल थी वो आयोजित की गई थी, ठीक है। आ गया समझ में। तो कौन सा योगा डे था आपका, 10th योगा डे था। और इस दिन जो आपके हरियाणा के सीएम थे वो कहाँ पर मौजूद थे, हिसार में मौजूद थे। उसके बाद वो कहाँ गए थे, भिवानी गए थे। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण कब करेंगे, तो कब करेंगे, 20 जून को। डॉक्टर कमल गुप्ता क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की प्राण वायु देवता स्कीम। सीएम नायब सिंह सैनी ने वृक्षों के रखरखाव और पौधारोपण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। चंडीगढ़ में इसके प्रोत्साहन के लिए वन मित्र योजना की शुरुआत की गई। पेड़ों के संरक्षण के लिए अलग अलग पंचायतें व शहरी क्षेत्र में स्थित 75 से 150 वर्ष तक के 120 वर्ष पुराने वनों को जिला वन विभाग ने पहले साल की 2750 रुपए पेंशन जारी की है, ठीक है। तो ये कौन सी योजना है, वन मित्र योजना है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई थी, चंडीगढ़ से। इसके लिए क्या किया है, जो भी पेड़ जो हैं 75 से 150 वर्ष तक पुराने हैं, 120 पेड़ थे ऐसे जिनके लिए वन विभाग ने 2750 रुपए पेंशन जारी की है। हरियाणा कुल 9 प्रकार के पेड़ों को संरक्षण दे रहा है, जिसमें से पीपल है, बरगद है, पिलखन है, 4 जांडी है, ठीक है, नीम है, जाल है, कैब है और केंदू है, ठीक है। ये 9 प्रकार के पेड़ है जिनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
सोमवार को चंडीगढ़ में वन और वन्यजीव विभाग की बैठक का आयोजन किया गया था। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में प्राण वायु देवता स्कीम के ब्रोशर का विमोचन किया गया। ठीक है, तो 75 साल या इससे अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल के लिए हर महीना क्या मिलती है, 2500 पेंशन मिलती है। ठीक है, और वो 150 पेड़ों को क्या दी गई थी, 2750 रुपये पेंशन उनकी जारी की गई थी। ठीक है, इसके बाद खेल नर्सरी योजना जो है, खेल नर्सरी के माध्यम से ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रशिक्षकों के द्वारा क्या दी जाएगी, कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। तो ये कहाँ से की गई है, सीएम सैनी ने ये पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की शुरुआत अंबाला से की है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, इस योजना के तहत मध्य वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार ने बिजली के बिल में मंथली मिनिमम चार्ज को भी क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस योजना के तहत हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को अपने घर पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 1,10,000 रुपए की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो भी अपने घर पर क्या करेगा, जो भी सोलर प्लांट लगाएगा उसे क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, और वो कितनी होगी, 1,10,000 रुपये होगी। इस योजना के तहत जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है, उनके लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा के किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है? ठीक है, मतलब कौन से जिले से, तो ये अंबाला से हुआ है। राम मंदिर दर्शन के लिए इन्हें भेजा गया है, 42 यात्रियों को भेजा गया है। सीएम तीर्थ यात्री योजना के तहत कुछ लोगों को ये सुविधा दी गई है। 60 से 80 साल के उन बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। यह बस अयोध्या भेजी जा रही है और ये यात्रा 3 दिन की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो थे वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं खत्म। अभी मैंने आपको एक चैप्टर जो था वो छुड़वा दिया था, जिसमें सभी सांसद के बारे में, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में मैंने बता रखा था। अभी हम वो सारा का सारा डिटेल के साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट वो सभी खत्म हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट थे। तो अभी मैं आपको सारा का सारा ये सांसद से रिलेटेड टॉपिक कराने वाली हूँ। वैसे मैं आपको ये पहले भी करवा चुकी हूँ, बट ये इसमें मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और जो अब हम दोबारा पढ़ेंगे तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। हम जो भी भूल चुके होंगे वो हमें वापस से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट तक बने रहिएगा। बस 10 मिनट लगेंगे इस क्लास को अब कंप्लीट करने में, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपकी 18वीं लोकसभा के चुनाव। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अभी हम रिवीजन के थ्रू पढ़ लेते हैं। जिसको भी पूरा डिटेल से पढ़ना है तो एक क्लास मैंने अलग से कराई थी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था। ये हमारी रिवीजन टाइप में टॉपिक रहेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो अभी हरियाणा में आपको पता है 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें हम हरियाणा की 10 सीटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा में आपके 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 10 सीटें हैं घर FBS के। ठीक है, जिसमें से गुरुग्राम है, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है, फरीदाबाद है, भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट 1 है। इसके बाद सिरसा है, करनाल है, सोनीपत और कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारा मैं बता चुकी थी। तो हमारे यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें से सबसे पहली सीट आपको गुरुग्राम की देखने को मिल रही है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जो हैं ये क्या बने हैं, MP बने हैं। ये वापस से रिपीट हुए हैं। वैसे रेवाड़ी के रहने वाले हैं और इलेक्शंस कहाँ से लड़ते हैं, गुरुग्राम से। पिछले कार्यकाल में ये 2021 से 24 में भारत के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। अब भी ये क्या बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं। ठीक है, ये किसको हराया इन्होंने, राज बब्बर। ठीक है, राज बब्बर को हरा दिया है। 11 फरवरी 1951 को इनका जन्म हुआ था। राव बीरेंद्र सिंह के क्या हैं, बेटे हैं। सेकंड CM कौन थे, हरियाणा के राव बीरेंद्र सिंह थे, जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM भी रहे। इसके बाद लो भी पढ़ चुके हैं। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे राव तुलाराम जी हैं, मतलब तुलाराम जी थे, उनके क्या हैं, ये पड़पोते हैं। 1977 से 4 कार्यकाल के लिए हरियाणा विधानसभा के क्या रहे, विधायक रहे। 1982 से 87 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए प्रांतीय राज्य मंत्री भी रहे। 2019 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और राज्य मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभार थे। शूटिंग चैंपियन भी रह चुके हैं, उसकी टीम के सदस्य रह चुके हैं।
कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या बने हैं इस बार? ये 6ठी बार सांसद बने हैं और गुरुग्राम से 4थी बार सांसद बने। इससे पहले 4 बार एमएलए रह चुके हैं और अब 6 बार सांसद हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कौन से टाइम में कांग्रेस के साथ थे और बाद में बीजेपी से लड़े। ठीक है, 1998, 2004, 2009 ये 3 बार कांग्रेस से एमपी रहे और ये तीनों 2 सीट इनकी कौन सी थी? महेंद्रगढ़ की, और 2009 में गुरुग्राम से इलेक्शन लड़ा इन्होंने। ठीक है, 2009 में गुरुग्राम से एमपी बने। 2014, 2019 और 2024 में गुरुग्राम से बीजेपी की तरफ से एमपी बनते हैं। अब भी कहाँ से इलेक्शन जीता इन्होंने? बीजेपी की सीट से। ठीक है, तो ये गुरुग्राम से थे। राव इंद्रजीत सिंह, जन्म रेवाड़ी का है। इलेक्शन जो सीट है वो कहाँ की है? गुरुग्राम की है। 3 बार ये कहाँ से एमपी रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से। 3 बार अब ये बीजेपी की तरफ से, सॉरी हाँ ठीक है, 3 बार बीजेपी की तरफ से। ठीक है, इसके बाद अगर हम हिसार सीट की बात करते हैं तो अभी तक 2024 तक विजेंद्र सिंह वहां पर एमपी थे, लेकिन अब यहाँ पर अगर एमपी की बात करते हैं तो जयप्रकाश या जेपी क्या है यहाँ से एमपी बन गए हैं। उन्होंने रणजीत चौटाला को हरा दिया है। 63,000 वोटों से रणजीत चौटाला हारे हैं और हिसार सीट पर 20 साल बाद कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है। अगर जयप्रकाश की बात करते हैं तो हिसार से इन्होंने स्नातक डिग्री की है। इनके जन्म की बात करते हैं तो 2 दिसंबर 1954 को कैथल में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर मंत्रालय में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। 9वीं, 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरी अंबाला सीट की बात करते हैं तो वरुण चौधरी जो है ये क्या है? अंबाला सीट से एमपी बने हैं। बंतो कटारिया को इन्होंने हराया है। अंबाला और सिरसा 2 सीट ऐसी हैं जो कैसी हैं? एससी रिजर्व सीट है। कांग्रेस सीट है ये। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वरुण चौधरी, और ये वरुण चौधरी जो थे ये मुलाना अंबाला से क्या थे? विधायक भी थे। हाल ही में इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। एससी रिजर्व सीट है, कांग्रेस सीट है। इनके पिता जो हैं वो फूलचंद मुलाना थे, पेशेवर वकील हैं ये। 2009 में कांग्रेस की तरफ से एमएलए बनते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने क्या दिया? एमएलए की सीट से इस्तीफा दे दिया है। 2021 में बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित होते हैं। इसके बाद अगर हम रोहतक की सीट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जीत जो है वो रोहतक सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई है। आपकी हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत भाजपा के अरविंद शर्मा को हराया इन्होंने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। ठीक है, इसके बाद 2005 से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। 2019 में चुनाव हारे हैं। ठीक है, और 3,45,298 वोट से जीते हैं। 4 जनवरी 1978 को इनका जन्म हुआ था। इनके परदादा मातूराम स्वतंत्रता सेनानी बने, महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। इनके दादा जो हैं वो रणवीर सिंह हुड्डा थे, संविधान सभा के सदस्य रहे। रोहतक लोकसभा से 3 बार जीतकर सांसद बन चुके हैं। 2020 में राज्यसभा सदस्य रहे। दीपेंद्र हुड्डा है ये, ठीक है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे जो क्या बने हैं? सांसद बने हैं। रोहतक लोकसभा सीट से 12 बार कांग्रेस जीती है। 20वें सांसद बने हैं दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, रोहतक सीट से 20वें सांसद कौन है? दीपेंद्र हुड्डा है। सबसे ज्यादा वोटों से ये जीते हैं। किसको हराया इन्होंने? अरविंद शर्मा को हराया, जो कि बीजेपी कैंडिडेट थे। ठीक है, आ गया समझ में इतना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद सीट की तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बने हैं, जो कि किससे हैं? बीजेपी से हैं। 1977 में जो फरीदाबाद सीट है वो अस्तित्व में आई थी, क्योंकि इससे पहले आपके फरीदाबाद जिला अस्तित्व में नहीं था। फरीदाबाद जिला जो है वो 1977 में बनता है और उसी टाइम ये लोकसभा क्षेत्र जो है अस्तित्व में आता है। तो फरीदाबाद से कौन है? कृष्णपाल गुर्जर बने हैं। फरीदाबाद सीट पर बीजेपी तथा कांग्रेस दोनों का ही दबदबा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की। 2019 और 2024 में कृष्णपाल गुर्जर क्या बने हैं? यहाँ पर एमपी हैं। अगर हम 1977 से 2024 तक की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 6 बार कांग्रेस जीती है यहाँ पर, और अब ये 7 बार यहाँ से बीजेपी जीत गई है। 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और एमएलए बनते हैं। 1996 से 1999 तक ये हरियाणा में बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहते हैं। 1.72 लाख वोट से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है मेवला महाराजपुर में हुआ है। चुनाव क्षेत्र इनका फरीदाबाद है। भारत के ऊर्जा मंत्री रहे 2021 से 24 तक।
उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री रहे, तो राज्य मंत्री ही रहे हैं, ऊर्जा मंत्री मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी इस तरीके से रहे। HRVS के सदस्य रहे हैं, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे 2009 से 2014 तक। इसके बाद अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र 2002 में गठित परसीमन के आधार पर इन दोनों सीटों को इकट्ठा किया गया था और ये अस्तित्व में कब आई? 2008 में आई, ठीक है। परसीमन कब हुआ? 2002 में, और इस पर इलेक्शन कब लड़ा गया? 2008 में अस्तित्व में आती है। 2009 से 14 तक भिवानी सीट से श्रुति चौधरी जो है वो MP रही थी। 2019 से 2024 तक धर्मवीर सिंह चौधरी क्या बने? यहाँ से MP बनते हैं, ठीक है। अभी ये तीसरी बार MP बने हैं और इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को क्या किया है? हराया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई थी। अलग अलग सीट्स थी पहले, 2008 से पहले ये अलग अलग सीटें थी। 2008 में परसीमन के बाद इन दोनों सीट्स को मिलाकर एक कर दिया गया और परसीमन के बाद 2019 तक अब तक इस पर 3 बार चुनाव हुए हैं। इसके बाद अगर हम सिरसा सीट की बात करते हैं तो सिरसा से आप सभी जानते हैं कुमारी शैलजा जो है ये कांग्रेस कैंडिडेट थी और इन्होंने यहाँ से बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। अशोक तंवर को इन्होंने हराया है। SC रिजर्व सीट ऑफ हरियाणा है। इससे पहले अगर यहाँ पर हम MP की बात करते हैं तो सुनीता दुग्गल जो है यहाँ पर इस सीट पर पहले MP थी। 2,68,497 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म प्रभुवाला हिसार में 24 सितंबर 1962 को होता है। कुमारी शैलजा 3 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। 1991 में पहली बार सिरसा लोकसभा से सांसद रही थी। 1996 में फिर सिरसा लोकसभा से सांसद रही। नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रही। 2004 में अंबाला सीट से तीसरी बार MP तथा मनमोहन सरकार में मंत्री बनी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट वन है शायद ये, इसके बाद शायद हाँ ये सोनीपत की सीट भी रह जाएगी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं करनाल सीट के बारे में, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर को हराया। मनोहर लाल खट्टर ने किसे हराया है? दिव्यांशु बुद्धि राजा को हराया 2,19,000 वोटों से। इससे पहले 2019 में संजय भाटिया यहाँ से क्या थे? MP थे। इन्होंने भी हाल ही में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। 6,56,000 वोटों से जीत दर्ज की थी संजय भाटिया ने। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं या करनाल लोकसभा क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके बारे में बात करते हैं तो 5 मई 1954 को जन्म हुआ था। हरियाणा के पूर्व CM रह चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के 10वें CM के रूप में शपथ लेते हैं। 12 मार्च 2024 को त्यागपत्र देते हैं। 18 वर्ष बाद CM पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता थे, ठीक है। RSS के प्रचारक रह चुके हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म निदाना गांव रोहतक में हुआ है और ये अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री भी हैं। इसके बाद अगर हम सोनीपत सीट की बात करते हैं तो सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी क्या बने हैं? ये यहाँ से MP हैं। कांग्रेस सीट है, ये कांग्रेस जीत गई है। इन्होंने मोहन लाल बडोली को हराया है, ठीक है। 2012 में इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2012 से 22 में चुनाव हार गए थे। हरिद्वार में ये ज़्यादा एक्टिव हैं, भूपेंद्र हुड्डा के ज़्यादा करीबी हैं। इससे पहले यहाँ पर MP रमेश चंद्र कौशिक थे, ठीक है। तो ये सोनीपत सीट के बारे में था। इसके बाद अगर हम कुरुक्षेत्र सीट की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र सीट से BJP कैंडिडेट नवीन जिंद्र जीते हैं। कुरुक्षेत्र 1973 में जिला बना था। गठन इस सीट का 1977 में किया गया। इससे पहले यह कैथल लोकसभा क्षेत्र था। कुरुक्षेत्र जिला अंबाला मंडल का भाग है। 1977 से 2019 तक यहाँ पर 10 चुनाव हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र सीट पर। 3 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है और 2 बार यहाँ पर BJP जीती है। 2019 में BJP से MP यहाँ पर कौन थे? नायाब सिंह सैनी थे, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है और वो क्या बन गए? हरियाणा के CM बन गए, ठीक है। अब ये क्या है? हरियाणा के CM है। नवीन जिंदल कहाँ से? हिसार से बिलोंग करते हैं। इनके जन्म की बात करें तो 9 मार्च 1970 को जन्मे थे। 14वीं और 15वीं लोकसभा में कुरुक्षेत्र सीट से MP रहे। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। जो आप आज आप अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ देखते हैं, या आपके पास ये राइट है कि आप अपने घरों में क्या फहरा सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। तो उसके लिए लड़ाई जो लड़ी थी वो भी किसने लड़ी थी? नवीन जिंदल ने लड़ी थी, ठीक है। तो ये थी आपका आज का मंथ का, मतलब ये जो जून मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था जो हमारा 40 पेजेस में ख़त्म हो गया है।
ये सारा का सारा आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को देख लेना, आपके एग्जाम में चांसेस रहेंगे इनमें से क्वेश्चंस आने के। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप एक एक क्वेश्चन के पीछे ना पड़े रहे। पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगी कि अगर उस टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके रहे नहीं और आप उनको अच्छे से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो थी आपकी पूरे जून मंथ के करंट अफेयर की थी। अभी जो है पिछला करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो जुलाई में आप सारी हरियाणा जीके पढ़िएगा। हरियाणा जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी, वो भी आपकी लेंथी क्लासेस होंगी। एक एक क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपके कंप्लीट कराऊंगी जिससे कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो जाए और जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो थी वो मुझे आपको प्रोवाइड करानी थी। जितना करंट अफेयर था मैंने आपको आज के इस महीने का पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्लास किसी के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको इसी तरीके से बहुत अच्छा कंटेंट आपके एग्जाम की रिविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, तो उसमें आपकी भी रिवीजन होती जाएगी, तो आप उनको पढ़ना नहीं भूलिएगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।